बढ़ते हैं इससे आगे। अगला, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजा दीजिए। ठीक है, देखो उत्तर से दक्षिण के क्रम में अगर सजाओगे आपका, तो सबसे पहले कौन मिलेगा? थाल घाट। सबसे पहले मिलेगा थाल घाट। थाल घाट के बाद आपको मिलेगा भोर घाट। ठीक है, भोर घाट मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा थाल घाट। थाल घाट कितने नंबर पे? 3। उसके बाद कौन मिलेगा? भोर घाट। 3 के बाद 2, ढूंढो कहाँ है 3 2? 3 2 सी में भी तो ये कट गया, ये कट गया। अब सी और डी में कंफ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात समझो थाल घाट। ठीक है, थाल घाट जो है ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है। नासिक को मुंबई से जोड़ देगा। आई बात समझ में? भोर घाट की बातें करें आपका, तो मुंबई को थाने से जोड़ता है। मुंबई को थाने से जोड़ता है। आई बात समझ में? थाने से जोड़ता है। आगे अगर हम बढ़े, समझो आगे अगर हम बढ़े यहां से, ठीक है, अगला कौन सा है? इसके नीचे कौन सा आएगा? चोरला घाट। इसके नीचे आएगा चोरला घाट। चोरला घाट की बातें कर लेते भाई। चोरला घाट क्या कहते हैं आपका? ये कहां पे है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की बाउंड्री पर है। और ये दोनों कहां पर मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिलेंगे। चोरला घाट जो दर्रा है, समझो आपका चोरला घाट जो दर्रा है, माना जाता है ये लवर्स पॉइंट है। ये लवर्स पॉइंट है, समझो आपका ये प्रेमियों का स्थान है। किसका स्थान है? ये प्रेमियों का स्थान है। लवर पॉइंट से आपका, क्योंकि इस रीजन में आपका, ठीक, लोग प्रेमी जोड़ा घूमने जाता है, टहलने जाता है, आपका प्यार का आनंद लेने जाता है, प्रकृति का आनंद लेने जाता है। तुम लोग तो क्या कहते, तुम लोगों में से तो तुम लोग तो सिंगल हो, तुम लोग क्या कहते वहां नहीं जा सकते। जो प्रेमी जोड़ा होगा वही वहां जाएगा। आई बात सुन? ठीक है, अगर हम आगे बढ़े आपका, ठीक है, अगला थालघाट। अगला कौन बचा आपका? अगला बचा पालघाट बचा। पलक्कड़ बोलते हैं इसे। पालघाट को पलक्कड़ कहते हैं, समझो। ये है हमारा आपका पलक्कड़ है आपका। ठीक है, पलक्कड़ है, ये केरल में मिलेगा। ये मिलेगा केरल में। ये हो जाएगा सबसे नीचे। देखो 3 हुआ, 2 हुआ। चोरला घाट कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। 3 2 4, 3 2 4 1। ये सजाओ 3 2 4 1। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 32 का आंसर हो गया हमारा सी। आगे बढ़ेंगे 33। 33 की बातें करते। 33 में पूछ रहा है आपका ITCZ। ITCZ समझो पूछ रहा है आपका। ITCZ की बातें करें आपका, तो ITCZ आपका कितने डिग्री का रीजन है? 5 to 12 डिग्री, या कहीं कहीं 7 to 12 लिखा होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक वार्म रीजन है। ये गर्म प्रदेश है। यहां पर समझो पवनों का अभिसरण होता है। अभिसरण, कन्वर्जेंस होता है। यहां पे अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है आपका दो विपरीत स्वभाव वाली पवन का। विपरीत स्वभाव वाली पवन का, विपरीत स्वभाव वाली पवन का यहां पे अभिसरण होता है। अब ये विपरीत स्वभाव वाली पवन कौन सी है? एक नॉर्थ ट्रेड विंड है, एक नॉर्थ ट्रेड विंड है, और एक साउथ ट्रेड विंड है। साउथ ट्रेड विंड है। एक नॉर्थ ट्रेड विंड है और एक साउथ ट्रेड विंड है। उत्तरी सन्मार्गी पवन और दक्षिणी सन्मार्गी पवन, इन दो पवनों का अभिसरण होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, ये स्थानांतरित भी होता है। क्यों स्थानांतरित होता है? सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण। ठीक है, इस प्रकार देखें, हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखिए इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते 34 कह रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेजर्ट इकोसिस्टम। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि गर्म मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जीव दिनचर होते हैं। गलत है भाई, मैंने पढ़ाया हुआ है, अधिकांश जीव रात्रिचर होते हैं, क्योंकि दिन का तापमान बहुत ज्यादा होता है।
दिन का तापमान चूंकि ज्यादा है तो जीव अपने आप को बचा करके रखता है, और बचा करके रखता है, रात में शिकार करने निकलता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ये तो कट गया बालक। कह रहे कि प्लाया शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में बनने वाली अस्थायी झील है। क्या है यह? अस्थायी समझो झील है। लेक प्लाया की बातें करें, ध्यान समझो क्या कहते हैं, लेक प्लाया की बातें करें आपका, तो प्लाया एक झील का नाम है। प्लाया ये एक लेक है, और ये सीजनल लेक है, याद रखना, ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है मैंने। यह एक सीजनल लेक है, तो दो तो सही हो गया बालक। कह रहा कि विश्व के अधिकांश गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है, ये भी सही है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में है। क्यों ऐसा है? ये सही है, तो ऐसा क्यों होता है? पहला रीजन है कि पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा चलती है, ठंडी जलधारा प्रवाहित होती। दूसरा, सनमार्गी पौने, क्लास में पढ़ाया होगा, देखिएगा, सनमार्गी पौने पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते, पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। पश्चिमी भाग में पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, इसलिए पश्चिमी भाग में रेनफॉल नहीं होता है। तो 34 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2 और 3, 35 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा कि महासागरीय धाराओं को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महासागरीय धारा और धारा का प्रकार। कह रहा क्यूरोसियो की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा लिखा है ठंडी जलधारा, आपका गलत है। क्यूरोसियो की जलधारा गर्म जलधारा है और पैसिफिक ओशन में चलती है। अगला है ओयासियो की जलधारा। ओयासियो की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, ये भी चलती है पैसिफिक में। ठीक है, अगला है फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा सही है, ठंडी जलधारा है, और ये चलती है आपका साउथ अटलांटिक में, साउथ अटलांटिक में चलती है। कह रहा कौन सा सुमेलित है? ठीक है, तो आंसर होगा ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि हिमालय, भारत में हिमालय का विस्तार केवल 5 राज्यों में। देखिए जरा सा, ऐसे ये है हिमालय, ये हिमालय हो जाएगा। अब देखेंगे तो ये जो रीजन है ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, उसके बाद समझो लद्दाख मिलेगा, ठीक है, हिमाचल मिलेगा, फिर उत्तराखंड मिलेगा, फिर आपको सिक्किम मिलेगा। 1 2 3 4 5 तो यही हो गए। इधर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। एक मिनट, ये नेपाल है, 1 मिनट रुको, ये नेपाल, सिक्किम यहां पर है, ये सिक्किम है। फिर आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट के इधर अदर स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य, अन्य राज्य, ये 5 से ज्यादा हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कह रहा कि पश्चिमी घाट का विस्तार केवल 5 राज्यों में है। अगर हम पश्चिमी घाट देखें, यहां पे देखें ऐसे, ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट की बातें करें, पश्चिमी घाट की अगर हम बातें करें आपका, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये गुजरात से शुरू हो जाएगा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल हुआ, और नीचे जाएंगे तो कुछ भाग इसका तमिलनाडु में है। 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया। पुलिकट लेक की बातें करें, पुलिकट लेक का विस्तार ये 2 राज्यों में है। हमारे जो पुलिकट लेक है, अगर हम बातें करें आपका, तो पुलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की ये सीमा पर उपस्थित है, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। पुलिकट जो झील है यह एक लैगून है, समझना, पुलिकट झील एक लैगून का उदाहरण है,
और ये जो पुलिकट झील है यहीं पे बैठा हुआ है आंध्र प्रदेश में सतीश धवन श्रीहरिकोटा। सतीश धवन श्रीहरिकोटा बैठा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, इस प्रकार देखें इसमें हमारा कौन से सही हैं, तो केवल 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। ठीक है, हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है, ये कोल्ड करंट है। लेब्राडोर की जलधारा, ये भी कोल्ड करंट है। अलास्का की जलधारा, ये वार्म करंट है। फॉकलैंड की जलधारा, ये कोल्ड करंट है। कह रहा है कि कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, तो 1, 2 और 4। आंसर सी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे कि पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक मजबूत होती है। बिल्कुल सही है, अधिक मजबूत होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को 40 डिग्री पर गरजती चालीसा, 50 डिग्री पर चिल्लाती पचासा या प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जली भाग का विस्तार ज्यादा है और जली भाग का विस्तार अगर ज्यादा होगा तो वहां पे वायुदाब पेटियां स्थायी होती है। वायुदाब पेटियां समझो स्थायी होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो क्या कह रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में कम भूभाग है। सही है, ठीक है। यहां पे जली भाग ज्यादा, वही बात लिखा हुआ है, जली भाग ज्यादा। सही है पहला स्टेटमेंट। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का प्रभाव गलत है आपका। उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, कोरियोलिस बल का प्रभाव बिल्कुल सेम होता है, अलग अलग नहीं होता। हाँ, अक्षांश अगर बदलेगा तो आपका कोरियोलिस बल का प्रभाव अलग अलग हो जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है बढ़ता जाता है। गोलार्ध के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, वो अक्षांश के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा आंसर होगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि सोन नदी, ध्यान सुनिए आपका, सोन नदी की बातें करें, मान लीजिए ऐसे, ये गंगा है, गंगा है, ऐसे मान लीजिए ये सोन है, ये नदी सोन है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है, सोन नदी गंगा की एक सहायक नदी है। और किस किनारे की सहायक नदी है, ये राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड साइड की सहायक नदी, गंगा की राइट हैंड साइड की सहायक नदी है। इस बात को हम जानते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपका, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आपका। इसका ये उद्गम है, उद्गम ये छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, बिलासपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर का रीजन है आपका, वहां पे आपका इसका उद्गम है बिलासपुर। वहां पे मिलेगा मैकाल, मैकाल के समीप मिलेगा अमरकंटक, अमरकंटक, मैकाल के पास मिलेगा अमरकंटक। ये इसका स्रोत है, ये इसका आपका स्रोत है। आई बात सुनी। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही लग रहा है, कह रहा कि ये कुल मिलाकर 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर हम सोन नदी की बातें करें, सोन नदी की बातें करें और सोन नदी के अपवाह क्षेत्र की बातें करें आपका, तो ये छत्तीसगढ़ में जाती है, ये उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश में भी आपका सोन नदी का भाग दिखाई देता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, उसके बाद समझो आपका झारखंड के कुछ भाग में मिल जाएगा, बिहार का तो पूछना ही नहीं है, बिहार के कुछ भाग में मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया आपका। इसके अलावा हम देखें आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हुआ आपका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, 5 राज्य हो गए। यहाँ पे 3 राज्य, ये गलत हो गया। घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सोन नदी जो है आपका घड़ियालों के लिए जानी जाती है, समझिएगा, घड़ियाले के लिए सोन नदी जानी जाती है। तो ये सही है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिहार के संदर्भ में पूछा गया 40। कह रहा कि प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरल रीफ, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समझो, पहला कह रहा है कि तटीय प्रवाल भित्ति मुख्य भूमि से बाहर की ओर निकले हुए तट के निकट स्थित होती है। फ्रिंगिंग रीफ इज कैरलिंग प्लेटफॉर्म
lying close to the shore extending outward from the mainland। देखो तटीय प्रवाल भित्ति की बातें करें, तटीय प्रवाल भित्ति की बातें करें तो तट के पास होती है। ठीक है, तो लिखा है यहां पे तट के निकट होती, तो ये सही है आपका। दूसरा, बैरियर रीफ तट से अधिक चौड़ी और गहरे चैनल लैगून के द्वारा पृथक होती है, ये भी सही है। क्योंकि बैरियर जो रीफ होता है, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, बैरियर जो रीफ होता है तट से दूर होता है, तो तट और बैरियर रीफ के बीच में एक बड़ी सी लैगून पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल आप ले सकते हैं, एटॉल बैरियर रीफ के समान होते हैं सिवाय इसके कि वे आकार में गोलाकार होते हैं, ये भी सही है। एटॉल लक्षद्वीप इसका एग्जाम्पल है, मालदीव इसका एग्जाम्पल है, फूनापूती इसका एग्जाम्पल है, तुवालू इसका एग्जाम्पल है, नंबर ऑफ आइलैंड्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इस आधार पे देखें आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। तो 40 का हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित हुए हैं या तो कमजोर हुए हैं। ला लीना चरण पश्चिमी विक्षोभ के निर्माण के लिए तापमान प्रवणता को कमजोर करता है। तापमान प्रवणता का मतलब तापांतर, तापमान प्रवणता का मतलब होता है तापांतर होता है, समझो। अब देखो क्या है आपका कि हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, समझो, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उस रिपोर्ट में बोला गया था आपका ये जो आपका ट्रिपल डीप लालीना का नाम हुआ था, एक शब्द वर्ड यूज हुआ था ट्रिपल डीप लालीना। ट्रिपल डीप लालीना का मतलब हुआ था कि लालीना का लगातार 3 सालों तक प्रभाव रहना, लालीना का लगातार समझो 3 सालों तक प्रभाव रहना, इसी को ट्रिपल डीप लालीना का नाम दिया गया। लालीना अल नीनो के बाद उत्पन्न होती है, और लालीना जब उत्पन्न होती है, समझिए, लालीना जब उत्पन्न होती है तो प्रशांत महासागर जो है आपका, प्रशांत महासागर में अल नीनो के कारण उत्पन्न जो अव्यवस्था होती है, वो अव्यवस्था को दोबारा से मेंटेन किया जाता है, दोबारा से मेंटेन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले स्टेटमेंट की अगर हम बातें करें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो विलंबित या कमजोर, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका कि ऐसा हुआ है। पिछले कुछ सालों में पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हुआ है या तो देर से आया है। इसका रीजन क्या है? प्रशांत महासागर में घटित होने वाली अल नीनो और लालीना की घटनाएं। इस आधार पर देखा जाए तो आपका ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुयोट, याद कीजिए समुद्र विज्ञान में आपको सीमाउट, सीमाउट और गुयाट बताया गया था। सीमाउट जो होता है वो सागर का पर्वत है, सागर का पर्वत, सागर का पर्वत ऐसे होता है सीमाउट। ऊपर वाले भाग को जब काट दिया जाए इसको कहा जाता है गुयाट, इसको कहा जाता है आपका गुयाट कहा जाता है। इस आधार पर देखें तो कह रहा है गुयाट समुद्र के पानी के नीचे डूबे हुए शंक्वाकार ज्वालामुखी पहाड़ियां, गलत है। शंक्वाकार ज्वालामुखी जो पहाड़ियां होती हैं वो सीमाउट होती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अधिकांश समुद्री पर्वत विलुप्त ज्वालामुखियों के अवशेष, ये सही है। यहां पे आंसर होगा बी, यहां पे आंसर हो जाएगा बी। तो 42 का आंसर हमारा होगा बी। आगे बढ़ेंगे यहां से 43, कह रहा है कि आपका विथ रेफरेंस टू द इरोजनल लैंडफॉल हाउ डू ए कैनियन एंड गॉर्ज डिफर फ्रॉम ईच अदर। याद कीजिए इरोजनल जब लैंडफॉर्म हमने बताया था तो मैंने बोला था एक गॉर्ज होता है और एक कैनियन होता है, एक गॉर्ज होता है और एक कैनियन होता है। गॉर्ज और कैनियन दोनों ही वी से वैली के एग्जाम्पल, लेकिन दोनों में अंतर होता है। दोनों में क्या होता है? अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। दोनों को अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे कौन सा गॉर्ज है कौन सा कैनियन है। अंतर बस इतना होता है कि गॉर्ज जो होता है उसकी दीवारें बिल्कुल खड़ी होती है, सकरा होता है, और कैनियन गहरा होगा लेकिन चौड़ा होता है। कैनियन जो होता है गहरा होता है लेकिन चौड़ा होता है। गॉर्ज ऊपर से सकरा होता है, ऊपर से आपका सकरा, और दीवारें लगभग पूरी तरह से खड़ी होती है, इसे हम गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस आधार पे अगर हम देखें तो कह रहा है कि गॉर्ज की चौड़ाई अधोभाग की तुलना में शीर्ष पर अधिक होती, गलत है, गलत है।
ऊपर समझो चौड़ाई कम होती है, ऊपर चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। कैनियन की चौड़ाई अधो का मतलब ऊपरी भाग, अधोभाग और शीर्ष दोनों पर लगभग समान। हाँ ये सही है। कैनियन का निर्माण आमतौर पर अवसादी चट्टानों में, जबकि गॉर्ज का निर्माण कठोर चट्टानों में। गलत है, दोनों का निर्माण कठोर चट्टानों में होता है। याद रखिएगा। दोनों एक ही प्रकार की घाटियां हैं, दोनों एक ही प्रकार की घाटियां हैं। लो भाई, हिंदी में अलग दिया है, इंग्लिश में अलग दिया, क्या बात है। हिंदी में अलग दिया है, इंग्लिश में अलग दिया हुआ है। हिंदी में ऑप्शन अलग दिया है बालक, हिंदी में ऑप्शन अलग दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब क्या किया जाए। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आंसर अलग, ऑप्शन अलग अलग दे दिया, क्या किया जाए। ठीक है, चलो अब क्या किया जाए इसमें, हम मैच बनाते हैं जरा सा, इसमें बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैनियन की चौड़ाई अधोभाग और शीर्ष, समझो गलत है, कैनियन नहीं। सुनो ध्यान से, पहले तुम लोग अंतर समझो, ये सब कंफ्यूज कर जाओगे। सबसे पहले अंतर समझो, देखो गॉर्ज और कैनियन, मैच कर लेना जो भी आपको सही मिले। गॉर्ज और कैनियन, गॉर्ज और कैनियन की अगर हम बच्चे बातें करें, ठीक है, तो दोनों ही पहले तो भी आकार की घाटी है, भी आकार की घाटी। वास्तव में कैनियन को हम आई आकार की घाटी भी कहते हैं, कैनियन को आई आकार की घाटी भी कहते हैं, याद रखो। कैनियन को आई आकार की घाटी कहा जाता है। अब देखो, ऐसे बनता है आई, ऐसे बनता है आई, और ऐसे बनता है भी, ऐसे बनता है भी। अगर मान लो ये आई आकार की घाटी है, ऐसे मान लो ये आई आकार की घाटी है, जनरली ऐसा माना जाता है कि कैनियन का ऊपर और नीचे का भाग दोनों क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इस आधार पे हम देखें तो हमारा हिंदी में अलग दिया, इंग्लिश में अलग दिया है। आप आंसर जो मैंने बताया है टिक कर लीजिएगा, आंसर जो मैंने बताया है आप टिक कर लीजिएगा, आंसर में बी कर देता हूं, आप टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, स्थानीय तूफान और उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44 ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। अगला करें ब्लॉसम, ब्लॉसम सावर, ठीक है, कह रहा है आपका ब्लॉसम सावर ये कहां पर होता है, केरल और उसके आसपास, केरल और उसके आसपास होता है। नार्वेस्टर की बातें करें, ये जो नार्वेस्टर है ये कहां पर आता है, ये असम और बंगाल में, असम और बंगाल में आता है, असम और बंगाल में आता है। ठीक है, तो बी गलत हो गया। लू कहां आता है, उत्तरी भारत में, ये सही है। ठीक है, उसके बाद है बारदोई सीला, उसके बाद है आपका बारदोई सीला। बारदोई सीला की अगर हम बातें करें आपका, समझो बारदोई सीला की अगर हम बातें करें तो बारदोई सीला ये भी आता है असम में, यह स्थानीय तूफान का नाम है। तो कौन कौन सा सही है, एक और चार सही हो रहा है ना, आंसर हो जाएगा बी, एक और चार, हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो 44 का हुआ बी। 45, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कावेरी नदी, ऐसे एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और यहां से ऐसे निकालते हैं कावेरी, ये है कावेरी नदी, ये है कावेरी रिवर या कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी की अगर हम बातें करें, कावेरी नदी की अगर हम बातें करें समझो, तो कावेरी नदी का ये स्रोत है, ये स्रोत है। स्रोत कहां मिलेगा, पश्चिमी घाट, स्रोत मिलेगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में कहां पे, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मिलेगी आपका। पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, अगर हम कावेरी की बातें करें, कावेरी की बातें करें समझो आपका, इसके हम अपवाह की बातें करें, नीचे देखेंगे तो केरल है, केरल में चलती है, कर्नाटक में चलती है और वापस आ जाती है तो आपका तमिलनाडु में। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है, समझो तो ये भी सही है।
ये भी सही है। और वहीं पे आपका कर्नाटक तमिलनाडु में जाओगे, कर्नाटक में जाओगे तो पांडिचेरी के जिले भी मिल जाएंगे। हाँ या ना? मिल जाएंगे आपका। तीसरे कथन की बातें करें तो यह 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करने के बाद वापस एक हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका। वास्तव में आपका कावेरी जो है आपका, वो 3 बार 2 अलग-अलग धाराओं में बट जाती है। ठीक है, पहली बार जब बटती है तो श्रीरंगपट्टनम है, दूसरी बार शिव समुद्रम आपका, और तीसरी बार श्रीरंगम द्वीप। उसके बाद तीनों धाराएं वापस आती हैं, मिल जाती है और फिर से एक कावेरी बन जाती है। यहां पे देखिए तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। आल्प्स है, एंडीज है, सीरा निवादा है, अपलेसियन है। कौन से बलित पर्वत के उदाहरण है? हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, कौन से बलित पर्वत के उदाहरण है? अब देखो अगर हम डिस्कस करें, एक है आल्प्स माउंटेन। आल्प्स माउंटेन ये कहां पर है? देखो ये अफ्रीका है और ये है आल्प्स, ये आल्प्स है। तो ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है अफ्रीका में, ये एक फोल्डेड माउंटेन है, ये है अफ्रीका। उसके बाद एंडीज है। एंडीज कहां मिलेगा? ये साउथ अमेरिका में मिलेगा, ये साउथ अमेरिका में एंडीज हो गया। एंड ये भी फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, अगला पूछ रहा है सियरा नेवादा। बातों को समझना, सियरा नेवादा आपका, तो सियरा नेवादा की बातें करोगे तो ये भी आपका नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में है। और ये एक ब्लॉक माउंटेन, यह एक ब्लॉक माउंटेन है, ये एक अवरोधक पर्वत है। समझना, ब्लॉक माउंटेन या एक अवरोधक पर्वत। अपलेशियन पर्वत की बातें करें, अपलेशियन पर्वत की बातें करें आपका, तो ये भी नॉर्थ अमेरिका में जाएगा, ये भी नॉर्थ अमेरिका में जाएगा। और अपलेशियन जो पर्वत है, ध्यान समझना, अपलेशियन जो पर्वत है, अपलेशियन जो पर्वत है, यह भी पर्वत एक आपका फोल्डेड माउंटेन है, ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। आज के समय में जैसे अरावली एक फोल्डेड माउंटेन था, आज के समय में अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट हो कट कट गया है, फट गया है, आपका लगातार अपर्दन हुआ है, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वत बनते। लेकिन आपका ओरिजिन रूप से ये बलित पर्वत है, ओरिजिन रूप से बलित पर्वत है, लेकिन आज के समय में अपलेशियन को अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, देखा जाए, ठीक है, देखा जाए तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। अपलेशियन पर्वत का जो निर्माण है, सुनो, अपलेशियन पर्वत का जो निर्माण है वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कह रहा है कि व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ये पछुआ पवने होती है, गलत है, ये पूर्वा पवने होती है। गर्म पूर्वा पवने होती हैं, वार्म ईस्टर्लीज होती है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ चलती हैं, वार्म ईस्टर्लीज होती हैं। ये पवने अपने उद्गम क्षेत्र में आर्द्र और गर्म होती, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी भाग से पैदा होती हैं। पूर्वी भाग में आपके महासागर है, तो गर्म भी होंगी, आर्द्र भी होंगी। तीव्र व्यापारिक पवने भारी वर्षा से संबंधित होती हैं, इन पवनों से भारी वर्षा भी होती है। समझो, इन पवनों से आपका भारी वर्षा भी होती है। ठीक है, कह रहा कि आपका निम्न दक्षिण पश्चिमी मानसून को दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है। क्या बोल रहा है कि कौन से सही है, कौन से सही है? देखो, कह रहा कि ये पवने अपने उद्गम क्षेत्र में आर्द्र और गर्म होती है, बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि व्यापारिक जो पवने होती हैं, समझो, व्यापारिक जो पवन होती है, व्यापारिक पवन का निर्माण उष्ण कटिबंध में पूर्वी भाग में होता है, पूर्वी भाग से, जहां पे महासागर है, जहां पे महासागर है तो गर्म तो होती है और ये आर्द्र भी होती है, ये गर्म और आर्द्र तो होती है।
ठीक है, ये गर्म और समझो क्या कहते हैं आर्द्र तो होती है, ठीक है, आर्द्र तो होती है। अब बातों को समझना, बातों को समझना, वास्तव में देखो क्या है, वास्तव में क्या है, गर्म और आर्द्र तो होती है क्योंकि ये वर्षा भी कराती है, क्योंकि ये वर्षा भी कराती है। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, वर्षा कराती है, वास्तव में कह रहा है ये पौने कहां से पैदा होती है। सुनो ध्यान से, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ये जो सन्मार्गी पवन है, सारे बच्चे समझना, सन्मार्गी जो पवन है जिसे हम बोलते हैं व्यापारिक पवन, सुनो, व्यापारिक पवन, ये व्यापारिक पवन पैदा होती 30 से 35 डिग्री पर, ठीक है, 30 से 35 डिग्री पर पैदा होती है, और 30 से 35 डिग्री पे वायु का अवतलन होता है। सुनना, 30 से 35 डिग्री पर वायु का अवतलन होता है, और जहां पे वायु का अवतलन होता है शुष्क होती है। इसका मतलब 30 से 35 डिग्री का जो रीजन है ड्राई रीजन है, ध्यान समझना, 30 से 35 डिग्री का जो रीजन है ड्राई रीजन है आपका, इस ड्राई रीजन से पैदा होती है, समझो, इस ड्राई रीजन से पैदा होती है, उसके बाद ये सागर पे जाती है। अगर बताओ सागर नहीं होता, समझो, अगर सागर नहीं होता तो कभी भी ये पौने आर्द्र नहीं होती, अगर सागर नहीं होता तो कभी भी ये पौने आर्द्र नहीं होती। 30 से 35 डिग्री पर आपका शुष्क है। इस आधार पे देखा जाए तो उद्गम जो इसका क्षेत्र है, उद्गम जो क्षेत्र है इसका वो 30 से 35 है, और 30 से 35 का रीजन क्या होता है, ड्राई होता है। इस आधार पे इसे और ज्यादा सही करें तो ये वाला स्टेटमेंट गलत कट जाएगा। देखो मैंने बोला कि और ज्यादा माइक्रो लेवल पे समझे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि तीव्र व्यापारिक पवनें भारी वर्षा से संबंधित होती है। ध्यान समझो आपका, अब देखो तीव्र वर्षा कराती है, लेकिन बताओ हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, केवल महाद्वीप के पूर्वी भाग, याद रखो, केवल महाद्वीप के पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। बताओ, जैसे जैसे ये महाद्वीप के पश्चिमी भाग में जाती है वर्षा की मात्रा कम होती है कि नहीं होती है। तो यहां पे बोला कि भारी वर्षा से संबंधित है, इसके इसने पूर्वी भाग नहीं लिखा। अगर पूर्वी भाग लिखता तो दूसरा स्टेटमेंट सब आपका सही हो जाता। अगर इस स्टेटमेंट को हम सही माने तो भाई पश्चिमी भाग में भी तो वर्षा होनी चाहिए ना, लेकिन पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कराती है, इसलिए माइक्रो लेवल पे जाकर देखें तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। पहली नजर में ये स्टेटमेंट सही लगेगा, मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज किए होंगे, आपने कंफ्यूजन किया होगा। तो पहली नजर में आपका 2 और 3 स्टेटमेंट सही लगेगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में सोचोगे, समझोगे, अपनी कक्षाओं को याद करोगे तो पता चलेगा नहीं, यहां पे वर्षा से संबंधित केवल पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कराती, इसलिए पश्चिमी भाग में मरुस्थल बनता है आपका। ठीक है, तो आप समझो केवल यहां पे 4 हो जाएगा, आंसर होगा आपका 4, आंसर यहां पे हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिंपल है आपका, वर्षा, अत्यधिक वर्षा, मध्यम वर्षा और निम्न वर्षा। आप ही बताइए क्या कहते हैं, अत्यधिक वर्षा कहां पे होगा, सारे बच्चे जवाब दीजिए। अत्यधिक वर्षा की अगर हम बातें करें तो अत्यधिक वर्षा कहां पे होती है, तो अत्यधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर और नॉर्थ ईस्ट में, यही होता है ना। अत्यधिक वर्षा वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है और नॉर्थ ईस्ट में होती है। ठीक है, और इस रीजन में वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है। यस या नो, पढ़ाया हुआ है क्लास में। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से आपका अधिक हो जाती है। तो पहला कह रहा है उत्तर पूर्व का उप हिमालयी क्षेत्र, यहां पे वेस्टर्न घाट भी होना चाहिए, यहां पे वेस्टर्न घाट भी होना चाहिए। आई बात सुन, वेस्टर्न घाट भी यहां पर होना चाहिए, वेस्टर्न घाट यहां पर नहीं दिया हुआ है, वेस्टर्न घाट यहां पे नहीं दिया हुआ है। कह रहा कि मध्यम वर्षा, कह रहा कि मध्यम वर्षा, मध्यम वर्षा का मतलब हुआ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की बातें करें आपका तो गुजरात में, दक्षिणी गुजरात में होता है, पूर्वी तमिलनाडु में होगा, उड़ीसा में होगा, झारखंड में होगा, बिहार का आपका पश्चिमी भाग होगा,
उसके बाद मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग हो जाएगा, उप हिमालय का रीजन हो जाएगा, आपका कछार की घाटी हो जाएगी, कश्मीर की घाटी हो जाएगी, यहाँ पे वर्षा कम हो मध्यम तरीके की होती है। कह रहा है कि पूर्वोत्तर आपका मध्यम वर्षा, पूर्वोत्तर प्रायद्वीप कह रहा है, पूर्वोत्तर प्रायद्वीप नहीं, मध्य भाग होना चाहिए। निम्न वर्षा दक्कन का पठार, बिल्कुल सही है। निम्न वर्षा का मतलब 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, निम्न वर्षा का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की बातें अगर हम करें, समझो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा सुमेलित है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा सुमेलित है। देखो कौन सा सुमेलित है, सुमेलित है, देखो इस बिहाफ पे अगर देखें पूर्वोत्तर प्रायद्वीप, देखो एक मिनट रुक जाओ, इस बिहाफ पे अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर प्रायद्वीप, यहां पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट होना चाहिए और वेस्टर्न घाट के साथ उत्तर पूर्वी हिमालय का राज्य। चूंकि वेस्टर्न घाट नहीं लिखा हुआ है लेकिन उत्तर पूर्वी हिमालय लिखा हुआ तो इसको सही मान लेते हैं। मध्यम वर्षा कह रहा है पूर्वोत्तर प्रायद्वीप, देखो प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर वाले भाग में कौन आएगा, ये हमारा प्रायद्वीप है, ये वाला भाग आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, तो झारखंड छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तो ये पूर्वोत्तर आ जाएगा, यहां पे आपका झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है ना, झारखंड और छत्तीसगढ़। निम्न वर्षा वाला रीजन कौन आ जाएगा, निम्न वर्षा वाले रीजन की अगर हम बातें करें, आपका दक्कन का पठारी क्षेत्र आपका, जो कि आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ी का वृष्टि छाया प्रदेश है, पश्चिमी घाट की पहाड़ी का क्या है आपका वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही, ये भी सही। लेकिन देखो एग्जैक्ट रूप में सही नहीं है, फिर से बता देता हूं, वहां पे पश्चिमी घाट होना चाहिए लेकिन पश्चिमी घाट नहीं है, पूर्वी हिमालय दिया हुआ है तो हम उसे सही मान रहे हैं। वहां पे आपका पूर्वोत्तर प्रायद्वीप में झारखंड और छत्तीसगढ़ है, जबकि बाकी राज्य नहीं दिया हुआ है। चूंकि लिस्ट ए और लिस्ट बी में आपने रीजन का नाम दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए यहां पे आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49 की बातें करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, कि कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लेते हैं। जो ग्रह समझो आपका, मान लो ये सूर्य है, ये सन है, ये मरकरी है, बुध है, ये वीनस है, शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये समझो आपका मंगल है, ये आपका जुपिटर है, बृहस्पति, ये आपका सैटर्न हो गया, शनि हो गया, ये आपका यूरेनस हो गया और यहाँ पे नेपच्यून। जो आपका समझो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उस ग्रह को सूर्य का एक परिक्रमा करने में उतना ही आपका ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखो क्या कह रहा है कि शुक्र क्या है, पृथ्वी के बगल में है तो शुक्र को कम समय लगेगा, कम समय लगेगा तो शुक्र को काट दो, ठीक है। मंगल और बृहस्पति को ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। 2 और 3, मंगल और बृहस्पति आपका पृथ्वी से दूर है इसलिए ज्यादा समय लगेगा क्योंकि इनका परिक्रमण पाथ आपका बड़ा है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, ये आप अपने आप बता दो कि बिहार स्पेशल क्वेश्चन है। कैमूर की पहाड़ियां स्थित है, मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े, कैमूर की पहाड़ियां अवस्थित है, आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े, आप समझ सकते हैं कैमूर की पहाड़ियां, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों की बातें करें समझो तो इसे हम कैमूर रेंज भी कहते हैं, कैमूर रेंज भी कहते हैं, हाँ या ना। पहले इसका आंसर आपका रेंज रेंज भी कहते हैं। भारत का मैप अगर देखा जाए, मैप देखा जाए, देखो एक मिनट रुको, ये है मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, बघेलखंड का पठार है और यहीं पे बैठा है आपका कैमूर, ये कैमूर रेंज है, कैमूर रेंज बैठा हुआ है, ठीक है। कैमूर रेंज बैठा हुआ है तो सीधा सा हम बोलेंगे आपका, सीधा सा हम बोलेंगे आपकी जो कैमूर रेंज है ये बुंदेलखंड के पूरब में बैठा हुआ है, आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये बुंदेलखंड के कहां बैठा हुआ है, बुंदेलखंड के पूरब में बैठा हुआ है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए,
पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडलीय घनत्व सर्वाधिक होता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पृथ्वी की सतह के पास ग्रेविटी ज्यादा होता है और वो ग्रेविटी आपका गैसों को खींच करके रखता है। तो ग्रेविटी ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ ग्रेविटी कम होता जाता है, इसलिए डेंसिटी भी कम होती जाएगी। दूसरा, जलवायु और मौसम संबंधी परिवर्तन समतापमंडल में होते। गलत है, ये क्षोभ मंडल में होता है। ट्रोपोस्फेयर में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल में होता है, तो ये गलत हो गया। आकाशीय बिजली के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आपका यहां पे बोला जाएगा, समझो आपका क्वेश्चन समझो क्या है। आकाशीय बिजली, तीसरा स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। तीसरा जो स्टेटमेंट है, तीसरे स्टेटमेंट को हमें ध्यान से समझना। कह रहा है कि आकाशीय बिजली के कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये जानना बड़ा जरूरी है। समझो क्वेश्चन ये उठा आपका कि बिजली जब गिरती है, समझो बिजली जब गिरती है, यहां पे लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, समझ रहे हो ना? ठीक है, आकाशीय बिजली, लाइटिंग जिसे बोलते हैं, लाइटिंग जब ये गिरती तो इससे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। याद रखना, यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड निकलता है, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है आपका। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड वाटर के साथ समझो रिएक्शन करता है और ये बनाता है HNO3 और यही बनता है समझो एसिड रेनफॉल का रीजन। एसिड रेनफॉल का रीजन सल्फर डाई जो ऑक्साइड है, सल्फर डाई जो ऑक्साइड है, ये भी पानी के साथ रिएक्शन करता है और ये H2SO4 बना देता है और ये भी रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेनफॉल का। एसिड रेनफॉल का लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा NO2 या NO लिख दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, NO लिख दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, तो ये भी गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। एल लीनो, अल लीनो दक्षिणी दोलन की शीतलन की अवस्था है। गलत है। समझो 52 की बातें हम करने जा रहे हैं। 52 की बातें करने जा रहे हैं आपका, ये शीतलन की नहीं, समझो आपका उष्मन की अवस्था है। ये शीतलन की नहीं, ये हीटिंग प्रोसेस का स्टेज है। हीटिंग प्रोसेस का स्टेज है। कूलिंग प्रोसेस का स्टेज लालीना होता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा कि पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा दीर्घ तरंग के रूप में प्राप्त करती। गलत है। याद कीजिए, क्लास में पढ़ाया हुआ है, टॉपिक का नाम था इंसोलेशन। शॉर्टवेव के रूप में प्राप्त करती है। हीट बजट का टॉपिक आप याद कीजिए, पढ़ाया गया है, शॉर्टवेव के रूप में प्राप्त करती है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी सूर्यातप के द्वारा गर्म होने के बाद लघु तरंग के रूप में, ये भी गलत है। लॉन्ग वेव के रूप में पृथ्वी खुद को ठंडा करती है, लॉन्ग वेव की सहायता से, दीर्घ तरंग की सहायता से। तीनों गलत है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। तीसरा कह रहा कि दो कथन दिए गए हैं। कह रहा कि मत्स्यन न्यू फाउंडलैंड के लोगों का महत्वपूर्ण व्यवसाय। बिल्कुल ठीक है, याद कीजिए, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड कहां पे है? कनाडा, कनाडा। न्यू फाउंडलैंड में गर्म और ठंडी, समझे, वार्म और कोल्ड, वार्म और कोल्ड करंट मिलती है, कोल्ड करंट मिलती है, मिलती है। इस वार्म करंट का नाम है आपका गल्फ स्ट्रीम, समझो, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। और कोल्ड करंट का नाम है आपका लैब्राडोर, लैब्राडोर। ठीक है, दोनों मिलती हैं और दोनों के मिलने के कारण यहाँ पे प्लैंकटन बनता है, प्लैंकटन बनता है। और ये जो प्लैंकटन है, ये मछली का भोजन है, ये प्लैंकटन मछली का भोजन है, इसलिए यहाँ पे फिशिंग होता है आपका। कि डॉगर बैंक न्यू फाउंडलैंड के निकट बैठा हुआ है। डॉगर बैंक, समझो, ये ब्रिटेन के पास है, समझो, ब्रिटेन के पास या यूके के पास बोल सकते हो। आपका डॉगर बैंक अलग है आपका, याद रखना। डॉगर बैंक, डॉगर या डोवर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, डॉगर की बातें करें आपका, समझो।
इसका मतलब ये हुआ कि ये तो गलत हो गया, 53 के क्वेश्चन की बातें करें, ये गलत हो गया और पहला सही, तो आंसर क्या होगा? सी। चलो बालक, आंसर हो गया सी। ठीक है, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जलवाष्प के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि जलवाष्प, वेपर, वेपर, ठीक है, वेपर की बातें करें, बिल्कुल यस, एक परिवर्तनशील गैस है, एक परिवर्तनशील गैस है। अलग अलग अक्षांशों पर इसकी मात्रा अलग अलग होती है। अलग अलग अक्षांश पे अगर हम जाएं तो इसकी मात्रा बिल्कुल अलग अलग होती है। अगर हम इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएं तो वेपर की मात्रा कम होती है, वेपर की मात्रा कम होती जाती है, मात्रा कम होती जाती है। इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ बताइए, ये जो वेपर है ये क्यों आती है? इवेपोरेशन के कारण, वाष्पीकरण के कारण आती है। ठीक है, तो जो भाग सागर के समीप होगा, सागर के ऊपर, ऊपरी परत पर समझो इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और जैसे जैसे सागर से ऊंचाई बढ़ेगी, सुनिए, जैसे जैसे सागर से ऊंचाई बढ़ेगी तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा भी कम होती जाएगी, इसके साथ साथ जलवाष्प की मात्रा भी कम होती जाएगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। एक और दो यहां पे दोनों सही। ठीक है, 54 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते 55, कहते निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे आयन मंडल परत के द्वारा परावर्तित कर दी जाती। बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल है, आपका दोनों सही है। ठीक है, आंसर सी। आयन मंडल का नाम आयन मंडल इसलिए रखा गया क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकराकर वापस आ जाती है, इसीलिए क्या होता है, आपका दूर संचार व्यवस्था कायम होती है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उष्णकटिबंधी और समशीतोष्ण क्षेत्रों में धूल के कणों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। धूल के केंद्रों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। देखो बिल्कुल सही बोल रहा है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। आप चाहे इसको सब ट्रॉपिकल रीजन बोल दो या समशीतोष्ण रीजन, बातों को समझना आपका। तो सब ट्रॉपिकल जो रीजन है यहां पे डेजर्ट पाए जाते हैं, डेजर्ट पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। 30 से 35 का रीजन, 30 से 35 का रीजन डेजर्ट पाए जाते हैं, या इसे आप बोल सकते हैं आपका 25 से 35 का रीजन। ठीक है, तो डेजर्ट पाए जाएंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। याद करो, जब मैं आपको वर्षा का टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था धूल कण, नमक के कण, बर्फ के कण, हिम के कण, ये क्या होते हैं? इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक कहते हैं। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास में, इसे आर्द्रताग्राही नाभिक कहा जाता है। और ये जो आर्द्रताग्राही नाभिक होते हैं ये कंडेंसेशन कराते हैं, ये संघनन कराते हैं, ये कंडेंसेशन कराते हैं, ये संघनन कराते हैं, जिसके कारण समझो रेनफॉल होती है। मैंने बताया था राजस्थान के रीजन में कि राजस्थान के रीजन में आपके रेत के पार्टिकल से वो आपका जलवाष्प को सोख लेते हैं, वो आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं है। इस आधार पर देखें तो आंसर आपका ए और दो दोनों सही है। 56 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, कहे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपग्रह है और बहुत सिंपल है आपका, फोबोस मंगल का, मंगल के दो ग्रह है, एक का नाम है फीबोस और एक का नाम है डिमोस। दो ग्रह मंगल के हैं। गैनीमीड, गैनीमीड की बातें करें, आपका गैनीमीड की बातें करें समझो, तो गैनीमीड जो है ये बृहस्पति का है और टाइटन जो है ये सैटर्न का है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित है, तो केवल एक सुमेलित है, केवल एक सुमेलित है। 57 का आंसर हो जाएगा ए। 58 की बातें करते हैं, फिर से विचार कर लो, नदी है और उद्गम स्थान है, सिंपल सा है आपका। ठीक है, सिंपल सा है आपका। 58 नंबर पे आ जाते हैं, 58 नंबर पे आ जाते हैं। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, मिन तडु,
मेघालय की नदी, बिल्कुल ठीक है। बराक नदी, ठीक है, मणिपुर। तीजू, नागालैंड। और गोमती, गोमती नहीं, याद रखो गोमती है त्रिपुरा, ठीक है। ये आपका क्या है, बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। अगर हम देखें क्या कहते हैं आपका, देखिए आपका गोमती जो है ना, गोमती त्रिपुरा की तुम्हारी सबसे बड़ी नदी है। और तीजू जो है वो नागालैंड की नदी है। तीजू जो है आपके नागालैंड की नदी है। मणिपुर के अंदर समझो दो प्रमुख बेसिन है आपका, एक आपका बराक नदी बेसिन और एक मणिपुर नदी बेसिन, समझो। मणिपुर और मिंतडू आपका मेघालय। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59, लॉरेंशियल प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉरेंशियल प्रकार की जलवायु। देखो, लॉरेंशियल प्रकार की जलवायु की अगर हम बातें करें आपका, तो सेंट लॉरेंस होता है, समझो। स्पेशली क्या कहते हैं, लॉरेंशियल। ये एक ठंडी जलवायु है, समझो। ये एक ठंडी जलवायु है। इस जलवायु का नाम लॉरेंशियल इसलिए रखा गया क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार सेंट लॉरेंस नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो है आपका, ये महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है, महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाई जाती है, समझो। महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये जलवायु पाई जाती है, ठीक है। भाग में ये जलवायु पाई जाती है। अगर हम इस जलवायु की बातें करें, समझो, इस जलवायु की बातें करें आपका, तो इसके अंतर्गत समझो यूएसए का पूर्वी भाग आ जाएगा, यूएसए का पूर्वी भाग आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, कनाडा का पूर्वी भाग आ जाएगा, पूर्वी भाग होगा, पूर्वी भाग होगा। इस जलवायु में समझो, चूंकि पूर्वी भाग है तो महासागर है, यहाँ पे महासागरीय प्रभाव भी दिखाई देगा, महासागरीय प्रभाव भी दिखाई देगा। और पश्चिम में महाद्वीप है, यहाँ पे महाद्वीपी प्रभाव भी दिखाई देगा, यहाँ पर महाद्वीपी प्रभाव भी दिखाई देगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें आपका, महाद्वीपी प्रभाव भी दिखाई देगा, महासागरीय प्रभाव भी दिखाई देगा। अब चूंकि ठंडी जलवायु है, ठंडी जलवायु है आपका, यहाँ पे जो शीत ऋतु होगा, आप खुद ही समझिए। शीत, ये जलवायु उच्च अक्षांशों की जलवायु है, हाई लैटिट्यूड या उच्च अक्षांश पर पाई जाती है। यहाँ पे शीत ऋतु तो ठंडा होगा ना, शीत ऋतु ठंडा होगा आपका, ठीक है। और शीत ऋतु ठंडा के साथ साथ ड्राई होता है। विंटर छोटा होता है, विंटर यहां पर समझो छोटा होता है, ध्यान समझना, विंटर छोटा होता है। इस प्रकार ये सेंट लॉरेंशियल तुल्य जलवायु की विशेषता है। अगर हम देखें तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, याद रखो, हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना तो दो। चलो क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। वायुमंडल की बातें कर रहा है, याद रखिएगा, वायुमंडल की बातें कर रहा है। अगर हम एक्सोस्फीयर की बातें करें, हम जब एक्सोस्फीयर का मतलब वायुमंडल से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ का जो तापमान होता है, इसमें तापमान में परिवर्तन नगण्य होता है। तापमान में परिवर्तन लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि हम स्पेस में जा रहे हैं। स्पेस में अगर हम जा रहे हैं तो तापमान में परिवर्तन ना के बराबर होता है, लगभग तापमान नियत होता है और आपका तापमान बहुत कम होता है। आपको पता होगा, आपकी वायुमंडल से बाहर निकल के स्पेस में जाएंगे, स्पेस का तापमान माइनस में होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। ऑरोरा की परिघटना वायुमंडल में घटित होती। ऑरोरा, याद कीजिए, ऑरोरा एक प्रकार की लाइट है, ऑरोरा एक प्रकार का प्रकाश है, याद कीजिए, ऑरोरा एक प्रकार का प्रकाश है, ठीक है। इसे ऑरोरा बोरियोलिस पढ़ाया गया है क्लास में आपको, इसे ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रोलिस इसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, और बोरियोलिस इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये जो लाइट है दिखाई देता है आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में दिखाई देता है। तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर होगा डी, हमारा आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, चंद्रमा और वितरण। कह रहा है कब घटित होता है, 61 की बातें कर रहे हैं, कब घटित होता है, ठीक है। कह रहे सुपर मून कब घटित होता है, जब पूर्णिमा अपने इष्टतम बिंदु पर होती है। बताओ, सुपर मून की बातें कर रहा है। सुपर मून समझो आपका एक ऐसी घटना है जो पूर्णिमा और अमावस्या होती है। क्या होती है, पूर्णिमा होता है और अमावस्या की घटना घटित होती है, तो उसे हम बोलते हैं आपका सुपर मून। आई बात समझ में, ठीक है। अगला कह रहे ब्लड मून की घटना, ध्यान समझो, अगला कह रहा है आपका ब्लड मून की घटना आपका, ठीक है। ब्लड मून की घटना कब घटित होता है, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, ये सही है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, समझो आपका, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है आपका, स्पेशली क्या होता है उस चंद्र ग्रहण के समय आपका, स्पेशली होता क्या है कि देखो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय क्या होगा आपका कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा, और चंद्र ग्रहण के समय आपका पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है आपका, तो एक लाल रंग की शैडो, आपका लाल रंग का छाया पैदा होती है, जिसके कारण चंद्रमा आपका लाल रंग का दिखाई देने लगता है। इसी को हम बोलते हैं आपका ब्लड आपका मून, समझो, इसी को हम बोलते हैं ब्लड मून। एक है ब्लू मून है, समझो, एक है आपका ब्लू मून है। तो ब्लू मून का मतलब होता है आपका दूसरा पूर्णिमा, एक महीने में दूसरी पूर्णिमा आ जाए, एक महीने में दूसरी पूर्णिमा आ जाए, उसे हम बोलते हैं ब्लू मून बोलते हैं। तो यहां पर देखा जाए, यहां पे देखा जाए तो ये भी सही है, समझो, यहां पर देखा जाए तो ये भी सही है। तो इस प्रकार 61 का आंसर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 61, तो 61 का आंसर अगर देखा जाए, 2 और 3 तो सही है, समझो, 2 और 3 तो सही है, आपका आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है ना, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। 62 की तरफ चलते हैं। क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं विचार। क्षोभ मंडल में तापमान सकारात्मक ह्रास दर पर परिवर्तित होता है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी में होती। क्षोभ सीमा पर तापमान स्थिर रहता है। तीन चीजें हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तीन चीजें हमसे पूछ रहा है आपका कि क्षोभ मंडल में तापमान सकारात्मक ह्रास दर परिवर्तित को, हमने क्या बोला कि क्षोभ मंडल की हम बातें करें तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई जब बढ़ती है, ऊंचाई में बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, और 1000 मीटर 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर ये उल्टा हो जाता तो नेगेटिव बोलते, ये सकारात्मक, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती, ये भी सही है। सभी सभी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती है, ये भी सही है। अब कह रहा है क्षोभ सीमा, देखो क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा क्या है, ये क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी भाग, क्षोभ मंडल का सबसे ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। और क्षोभ मंडल का जो सबसे ऊपरी सीमा है, इसका तापमान माइनस में होता है, समझिए, इसका तापमान माइनस में होता है। तो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी जो सीमा है, ध्यान समझिए, ऊपरी जो सीमा है आपका, वहां पे तापमान माइनस में होता है। इस बात को याद रखना, माइनस में होता है, और लगभग आपका अप्रोक्सीमेट स्टेबल होता है, परिवर्तन बहुत कम होता है, इसलिए नेग्लेक्ट मान लेते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर हो जाएगा हमारा सी, हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि गहन सागरी मैदान सामान्यतः समतल मैदान होते हैं। 63 क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। देखो, अब बताओ, जब हम सागरी मैदान की बातें करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, सागरी जो मैदान होते हैं, जो सागर के नीतल में अधिक गहराई में बैठे होते हैं, वो लगभग समतल होता है। दूसरा कह रहा है कि सागरी निक्षेपों ने स्थलाकृतियों की विषमता को ढक दिया। सागरीय निक्षेपों ने स्थलाकृतियों की विषमता को ढक दिया। ये कौन से सागरी निक्षेप, कौन से सागरी निक्षेप हैं ये, ज्वालामुखी निक्षेप है, याद रखिएगा। कौन से सागरी निक्षेप हैं ये,
ज्वालामुखी निक्षेप हैं, ये वोल्केनिक डिपोजिशन है, ये वोल्केनिक सेडिमेंट है। याद कीजिए, मैंने बोला था ये वोल्केनिक ऐश है, ये ज्वालामुखी राख है जो गड्ढों में आके जमा हो गए और जमा होने के बाद ऊबड़ खाबड़ का जो रीजन था वो समतल हो गया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 64। भारत की जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जलोढ़ मिट्टी की बातें अगर हम करें, जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है? उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जहां पर जहां पे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ने उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तरी मैदान में व्यापक रूप से फैली हुई, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी आमतौर पर फास्फोरस में समृद्ध होती है, लेकिन इसमें पोटास की कमी पाई जाती है। समझो, लेकिन इसमें पोटास की क्या पाई जाती है? पोटास की समझो कमी पाई जाती है। पोटास की समझो कमी पाई जाती है। अगर हम डिस्कस करें, जलोढ़ मिट्टी की बातें करें, आपका एलुवियल सॉइल, याद रखना एलुवियल सॉइल, एलुवियल, इसमें समझो वाटर या मॉइस्चर, मॉइस्चर ज्यादा होता है। समझो, इसमें एयर कम होता है, इसमें पोटास ज्यादा होता है, इसमें समझो फास्फोरस कम होता है, फास्फोरस कम होता है, इसमें जैविक पदार्थ पर्याप्त होते हैं। समझो, जैविक पदार्थ इसमें पर्याप्त होते हैं। इसमें समझो क्या कहते हैं, कार्बोनेट भी पाया जाता है, इसके अंदर सिलिका भी होता है, इसके अंदर सिलिका भी होता है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद इसका मतलब ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। बांगर नवीन, देखो जब हम जलोढ़ की बातें करते हैं तो जलोढ़ दो प्रकार की होती है, एक होता है पुराना और एक होता है न्यू। पुराने वाले को बांगर कहा जाता है और नए वाले को खादर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बांगर एक नवीन, गलत है। बांगर पुरानी मिट्टी होती है। हमसे पूछा कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? 2 और 3 गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी 65। क्योंकि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि अधिकांश भारतीय मृदा में जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। तमिलनाडु में नीस और शिष्ट मृदा के निर्माण के लिए मूल पदार्थ है काली मृदा व जलोढ़ निक्षेप है, जिसका निर्माण दक्कन के पठार में हुआ है। 65 नंबर। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा गलत है, गलत पूछा है, तो मुझे बताओ काली मिट्टी के बाद जलोढ़ लिखा हुआ है, जलोढ़ निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ से समझो एलुवियल सॉइल बनती है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आपका तो ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर हो गया आपका, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमसे गलत पूछा हुआ है, हमसे गलत पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं पठार और महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 66 की बातें करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि आपका मैसिव सेंट्रल पठार, ठीक है, मैसिव सेंट्रल पठार ये कहां पर है? फ्रांस में। फ्रांस में तो यूरोप में है, तो बिल्कुल सही है। लोइस का पठार कहां पर है? ये चाइना में है। ठीक है, एशिया में ये भी सही है। कटंगा का पठार कहां पर? अफ्रीका में, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी, ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा कि प्रसिद्ध स्थान और राज्य, सिंपल पूछा हुआ, प्रसिद्ध स्थान और राज्य पूछा हुआ है आपका, इसमें से कौन सा सुमेलित है? पहला लिखा है कुफरी, कुफरी ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, याद रखो। कुफरी जो लिखा हुआ है ये हिमाचल प्रदेश में है और ये एक हिल स्टेशन है, ये एक हिल स्टेशन है। अगला चक्राता, अगला है आपका चक्राता। चक्राता कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। आप जानते हैं चक्राता जो है आपका, चक्राता उत्तराखंड में है आपका। ठीक है, और ये क्या है? औषधि के लिए जाना जाता है, औषधि के लिए, औषधि के लिए जाना जाता है। कलिम्पोंग लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है आपका कलिम्पोंग। समझो आपका कलिम्पोंग की बातें करें, ठीक है, तो ये है आपका दार्जिलिंग में,
दार्जिलिंग का मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये सही है, 1 और 2 गलत है, आंसर हो जाएगा सी। हमारा 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 68 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार जरा सा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है आपका कि बूलर झील का निर्माण संरचनात्मक गर्त के कारण हुआ है। समझिएगा, बूलर झील का निर्माण संरचनात्मक गर्त के कारण हुआ। बिल्कुल सही है। बूलर जो झील है वो बनी कैसे, ठीक है, बनी कैसे आपका, एक लैंड था, वो लैंड क्या कहते हैं नीचे धंस गया, और नीचे धंसने के कारण क्या हुआ, वहां पे पानी इकट्ठा हुआ, और पानी जब इकट्ठा हुआ वह आपका झील बन गई, झील बन गई। बूलर जो झील है आपका, वो झेलम और अन्य नदियों के प्रवाह को क्या करती है, सब नियंत्रित करती है। अगला कह रहा है कोलेरू झील का निर्माण डेल्टाओं के बीच एक खोखले स्थान के कारण हुआ। हमसे अब पूछ रहा है कोलेरू झील, ध्यान समझो, हमसे पूछ रहा है आपका कोलेरू झील। कोलेरू जो झील है ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पास जाओगे वहां पे आपको कोलेरू झील मिल जाएगा। वास्तव में यह एक प्रकार का लैगून है, समझो, वास्तव में यह एक प्रकार का क्या है आपका, लैगून है आपका। लैगून का निर्माण क्या होता है, नदी जब डेल्टाई वाले क्षेत्रों में आपका अवसाद जमा करती है तो सागर का पानी मुख्य सागर से कट जाता है और लैगून का निर्माण हो जाता है। कुमायूं हिमालय में स्थित नैनीताल झीलें भ्रंश से निर्मित हुई, ये भी सही है। कुमायूं हिमालय में आपका भ्रंश का मतलब लैंड का टूटकर नीचे धंस जाना, लैंड टूटकर नीचे धंस गया, वहां पे पानी इकट्ठा हुआ और झील का निर्माण हो गया। इस प्रकार देखें तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। 69 कह रहे हैं कि अम्लीय और क्षारीय लावा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पढ़ाया गया है क्लास में कि जो अम्लीय लावा होता है, एसिडिक लावा, एसिडिक लावा, इसमें सिलिका ज्यादा होता है, सिलिका ज्यादा। और जो बेसिक लावा होता है, बेसिक लावा, इसमें सिलिका कम होता है और फेरो मैग्नीशियम ज्यादा होता है। ये ऑलरेडी आपको मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। आपको कह रहा है कि क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम और अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा। सही है आपका। अम्लीय लावा की तुलना, अम्लीय लावा का गलनांक क्षारीय लावा की तुलना में अधिक होता है, बिल्कुल ठीक है। अम्लीय लावा ज्यादा गाढ़ा है, ये गाढ़ा ज्यादा होता है, गाढ़ा ज्यादा होगा, ये अधिक तापमान पर मेल्ट करेगा, समझिएगा, इसके लिए अधिक तापमान पर समझो ये पिघलेगा। क्षारी जो लावा होता है पतला होता है, और जो लावा पतला होता है वो कम तापमान पर पिघल जाएगा। तो आपका समझो, हम डिस्कस करें, आप यहाँ पे डिस्कस करें तो हम बोल सकते हैं कि ये भी सही है। अम्लीय लावा क्षारीय लावा की तुलना में अधिक चिपचिपा होती है, ये भी सही है। जो ज्यादा गाढ़ा होगा अधिक चिपचिपा होगा। कह रहा है कि अम्लीय लावा क्षारीय लावा की तुलना में कम विस्फोटक, ये गलत है। अम्लीय लावा ज्यादा विस्फोटक होता है, क्षारीय लावा कम विस्फोटक होता है। 1 2 3 कहां गया, सी, आंसर हो गया सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। जल विभाजक और नदी बेसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको जल विभाजक के बारे में समझाया था, कुछ टाइम पहले हमने आपको जल विभाजक के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो कह रहा है कि नदी बेसिन भूमि का वह भाग होता है जिससे होकर कोई नदी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती, बिल्कुल सही है। नदी और उसकी सहायक नदियों का जो पूरा क्षेत्र होता है वो नदी बेसिन होता है। कह रहा है कि जल विभाजक का क्षेत्रफल कुछ नदियों के बेसिन से बड़ा होता है। जल विभाजक, सोचिएगा, जल विभाजक बड़ा कैसे हो सकता है। जल विभाजक तो एक रेखा होती है, एक पर्वत होता है, छोटा होता है। ये गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए 71। कहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाह सर्दियों के दौरान बर्फ रहित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे की गर्म जलधारा चलती है, नॉर्वे की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, वार्म करंट प्रवाहित होती है, फ्लो ऑफ या ब्लो ऑफ वार्म करंट प्रवाहित होती है। यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह से प्रभावित, बिल्कुल ठीक है। उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है ये वार्म करंट है, यही है आपका वार्म करंट। इस आधार पर देखा जाए तो 71 जो होगा इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 71 का आंसर होगा ए। अब हम 72 की तरफ चलते हैं।
कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में लेटेराइट मृदा, याद करो लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा बनती है लेटेराइटिफिकेशन से। लेटेराइटिफिकेशन में लीचिंग होता है, समझो लीचिंग होता है, और लीचिंग के लिए रेनफॉल ज्यादा चाहिए, लीचिंग के लिए रेनफॉल ज्यादा चाहिए। इसका मतलब इसके लिए आपका क्या चाहिए, आपका समझो वर्षा वाली जलवायु चाहिए, वर्षा वाली जलवायु इसके लिए चाहिए। आंसर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा जलवायु। आंसर हो जाएगा ए। 72 के बाद 73 पर चल रहे हैं। भारत की लाल और पीली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम 73 पर हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है आपसे लाल मिट्टी क्रिस्टली आग्नेय चट्टानों के द्वारा विकसित होती है, बिल्कुल ठीक है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों के द्वारा, ठीक है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों के द्वारा, नीस जैसी चट्टानों के द्वारा लाल मिट्टी विकसित होती है, बेसाल्टिक चट्टानों के द्वारा आपका काली मिट्टी विकसित होती है। तो पहला सही है। पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और तीसरा ठीक है, ये भी सही है। क्रिस्टली और कायांत्रित चट्टानों में फास्फोरस के व्यापक प्रसार के कारण मृदा का रंग लाल, गलत है सर। मृदा का जो रंग लाल होता है, मृदा का लाल रंग, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण या लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 74 की तरफ हम चलते हैं। 74 क्या कह रहा है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कथनों पर विचार कीजिए। सेलाइन सॉइल, लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अधिक उपजाऊ होती है। अच्छा, लवणी मृदा पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के क्षेत्रों में पाई जाती है। हमसे पूछ रहा है आपका सॉल्ट सॉइल या सेलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल। अब मुझे बताओ, अगर ये सलाइन सॉइल है, ध्यान से समझना क्या कहते हैं, अगर ये सलाइन सॉइल है तो आप खुद ही सोच के जवाब दो, क्या कहते हैं, सलाइन सॉइल का प्रोडक्टिविटी कम होती है, सलाइन सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये बंजर भूमि होती है। यहां पे उपजाऊ मिट्टी लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया आपका। दूसरा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल गुजरात, जो दूसरा रीजन लिखा हुआ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, बिल्कुल यहां पे सेलाइन सॉइल है, पूर्वी तट पर सेलाइन सॉइल है, गुजरात के पश्चिमी तट पर सेलाइन सॉइल है, जहां जहां सागर बैठा हुआ है वहां वहां सेलाइन सॉइल बैठा हुआ है, कच्छ के रण में सेलाइन सॉइल बैठा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो ये सही हो जाएगा, तो आंसर होगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। 75 की बातें करते हैं। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। जेट स्ट्रीम तीव्र गति वाली पवनें हैं जो समुद्र की सतह के पास, गलत है। ये जो जेट स्ट्रीम है ये ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होती है, आपको याद होना चाहिए, ये ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होती है, पृथ्वी की सतह पर प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो हमने बोला कि ऊपरी वायुमंडल में प्रवाहित होती, पहला का कि जेट स्ट्रीम वर्ष भर एक ही स्थिति में रहती, गलत है। समझो जब सन का उत्तरायण होता है, when sun enter in northern hemisphere and in southern hemisphere, उत्तरायण एंड दक्षिणायन होता है, जो जेट स्ट्रीम है, जो जेट स्ट्रीम है, इस जेट स्ट्रीम की शिफ्टिंग होती है, जेट स्ट्रीम की शिफ्टिंग होती है। दूसरा भी गलत हो गया, तो काटो जरा सा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तीन तो अपने आप कट गए। जेट स्ट्रीम गर्म और ठंडी वायु राशियों की सीमाओं के साथ बहती, सही है आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, गलत काट दीजिए, अपने आप आपको सही आंसर मिल जाएगा। 76 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही पवन आपको बताया गया है, अवरोही पवन, आरोही पवन आपको बताया गया है, ठीक है। अवरोही पवन समझो आपका, और आरोही पवन इसके बारे में आपको बताया गया है, समझाया गया है आपका। क्या कह रहा है कि सूर्य के द्वारा ढलान के गर्म होने के परिणाम स्वरूप ढलान पर ऊपर की ओर बहने वाली पवन, ऊपर की ओर बहने वाली पवन,
ठीक है, समझो ऊपर की ओर बहने वाली पवन को आरोही कहते हैं, याद रखो, आरोही बोलते, एनाबेटिक बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि नमी युक्त हवा जो ऊंचे पठारों से टकराकर ऊपर की ओर उठती, गलत, गलत। ठंडी शुष्क हवा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की ओर बहती, यस, नीचे की ओर बहने वाली पवन को अवरोही कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा 76 का, 76 का आंसर हो जाएगा सी। ये पढ़ाया हुआ है क्लास में। आगे बढ़ते हैं 77, टैगा बायोम। ये तुम आराम से कर लोगे। टैगा बायोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, याद कीजिए। टुंड्रा और टैगा। टैगा एक ठंडा प्रदेश है। टैगा क्या है? टैगा एक ठंडा प्रदेश है। ध्यान सुनिएगा, टैगा क्या है? टैगा एक ठंडा प्रदेश है। क्वेश्चन इज दैट कि अगर टैगा एक ठंडा प्रदेश है तो यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? ठीक है, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं? देखो, तो टैगा अगर एक ठंडा प्रदेश है, पहला स्टेटमेंट क्या है? झाड़ियां और फूल लाइकेन और काई की तुलना में गलत है भाई। ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे बर्फ की परत जमी होती है, हिम की परत जमी होती है। यहाँ पर तो मांस और लाइकेन होगा ना जी, यहाँ पर तो मांस और लाइकेन पाया जाएगा, यहाँ पर मांस और लाइकेन पाया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो जहां जहां वन है उसको गलत काटो, ये कटेगा और ये कटेगा। कह रहा है कि टैगाबन बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। टैगाबन बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, अपने पत्ते। टैगाबन बायोम में स्तनधारियों में मोटी वसा वाली त्वचा बिल्कुल होती है, मोटी वसा वाली त्वचा होती है। क्यों? ठीक है, ताकि ये ठंडी को बर्दाश्त कर सके, ये ठंडी को बर्दाश्त कर सके, ठंडी को बर्दाश्त कर सके, मोटी चमड़ी वाले होते हैं। ये भी सही है आपका। टैगावन बसंत ऋतु में अपने पत्ते, पत्ते देखो होते ही नहीं है, स्पेशली मांस और लाइकेन होते हैं। ठीक है, मांस और लाइकेन होते हैं। ठीक है, उसी को ये बोला जा रहा है आपका। तो वैसे दूसरा स्टेटमेंट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो नहीं होना चाहिए। पत्ते कहां से गिराएगा? पत्ता जब है ही नहीं तो पत्ता तो गिरा नहीं सकता। पत्ता जब होता ही नहीं तो पत्ता गिराएगा कहां से? यहाँ पर तो मुझे तो क्या कहते हैं, आंसर ए सही लग रहा है। अपने पत्ते नहीं गिराते, याद रखो क्या कहते हैं, ये अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। तो ये तो मुझे आंसर आपका गलत दिख रहा है। दिखाइए भाई जरा आंसर क्या दिया गया है। सनी जी आंसर दिखाई, 77 का आंसर क्या दिया गया है? आंसर दिखाई, इन लोगों ने सही आंसर दिया है गलत दिया है? 77 दिखाइए जरा। हाँ 77 बिल्कुल ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि पत्तियां, पत्ती है ही नहीं तो पत्ती गिराएगा कहां से भाई? पत्ती होगा तब तो पत्ती गिराएगा। चलो 78 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। याद कीजिए, ये भी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है। वृक्षाकार गलत है, ये वृक्षाकार नहीं, अमरकंटक है। ऐसे नदियां निकलती हैं और चारों तरफ ये नदियां प्रवाहित होने लगती हैं। इसे अरि प्रतिरूप कहते हैं या इसे अपकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। अपकेंद्री प्रतिरूप कहा जाता है। तो पहला तो गलत हो गया। तो जहां जहां वन है उसे काट दो, आंसर अपने आप मिल गया। आंसर अपने आप मिल गया, पहले को गलत हमने काटा, आंसर मिल गया हमारा बी। हमारा आंसर हो गया बी, हमारा आंसर हो गया आपका बी। समझो आपका सिंधु नदी को तिब्बत में सिंघी खंबन या शेर का मुख के नाम से जाना, बिल्कुल सही है। अभिकेंद्री अपवाह, अभिकेंद्री अपवाह का मतलब होता है चारों तरफ से नदियां किसी झील में, किसी खाड़ी में, किसी सागर में आके गिरे, उसे कहा जाता है अभिकेंद्रीय। चलो हमारा आंसर मिल चुका है, आगे बढ़ते हैं 79। निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार किए। छिप्रिका, रैपिड्स बोलते हैं, रैपिड्स। समतल घाटी, फ्लैट वैली, गोखुर झील, आक्सबो लेक। ठीक है, बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियों की निक्षेपणात्मक डिपोजिशन की विशेषता है? समझो, डिपोजिशन की विशेषता है। देखिए कौन सा डिपोजिशन की विशेषता है, हमसे ये पूछा जा रहा है आपका। देखो क्या है यहाँ पे कि ये जो रैपिड्स है, छिप्रिका है, ये इरोजन की विशेषता है। ये इरोजन की विशेषता है, ये अपरदन की विशेषता है। इरोजन या अपरदन की विशेषता, तो एक तो होगा नहीं।
ठीक है, तो काटो जरा, एक अगर नहीं होगा तो ये कटेगा और ये कटेगा। बाढ़ का मैदान, बिल्कुल ठीक है, आएगा ही आएगा बाढ़ का मैदान, तो 4 तो होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पेडिमेंट, पेडीप्लेन, प्लाया, बरखान और सीप कौन सी अपरदनात्मक भू आकृतियां नहीं है? कौन सी अपरदनात्मक भू आकृतियां नहीं है, हमें इसकी बातें करनी। देखो, अगर हम बातें करें, पेडिमेंट, पेडिमेंट और पेडीप्लेन, ये पेडीप्लेन है, याद रखो, ये पेडीप्लेन गलत लिखा हुआ है ऐसे, पेडीप्लेन, पेडीप्लेन और पेडिमेंट है आपका, प्लाया झील है, बरखान है और सीप है। बरखान ये तो समझो निक्षेपण स्थलाकृति है, याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया है। बरखान तो 4 नहीं होगा, ये कटेगा, ये कटेगा, 2 तो हमारा है, सो कट गया आपका, 2 तो हमारा कट गया। क्या पूछा है? अच्छा, नहीं ये पूछा है ना, सॉरी सॉरी, समझो, नहीं ये पूछा है ना, नहीं है तो ये तो निक्षेपणात्मक है, तो हमारे आंसर में 4 तो आएगा, आंसर में 4 आएगा, तो कहां कहां 4 है? सी और डी में 4 है, तो ए और बी तो कट गया। ठीक है, अगला सीफ बोल रहा है, ध्यान सुनो, अगला बोल रहा है, क्या कहते हैं? सीफ बोल रहा है। सीफ की बातें करें, ये सीफ, समझो सीफ की बातें कर लेते हैं, तो सीफ की बातें करेंगे तो यह भी क्या है? आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, निक्षेपण से बनने वाली समझो स्थलाकृति है, स्थलाकृति है। ठीक है, अब देखो, पेडिमेंट हुआ, ये सब अपर्दन से बनती है, ये अपर्दन से बनती है। हमसे क्या पूछा है? कौन सा अपर्दनात्मक भू आकृति नहीं है? क्या हो जाएगा? एक तो 5 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा ना, आज 4 और 5, तो आंसर हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ भागते हैं। कोकोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे पूछ रहा है, कोकोस द्वीप की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है? कोकोस द्वीप की बातें कर रहा है। सोचो, ये जो कोकोस द्वीप है, कोकोस द्वीप, ये कहां बैठा हुआ है? हिंद महासागर में। कोकोस द्वीप की बातें करें आपका, तो कोकोस द्वीप समझो आपका हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया से दूर की तरफ, ऑस्ट्रेलिया से सुदूर आपका पूरब की तरफ बैठा हुआ है। इसे किलिंग आइलैंड भी कहा जाता है, इसे किलिंग आइलैंड भी कहा जाता है, कोकोस को आपको किलिंग आइलैंड भी कहा जाता है आपका। समझो, अगर हम बातें करें आपका, तो हाल ही में न्यूज में था, हाल ही में न्यूज में था आपका, न्यूज में क्यों था थोड़ा ये भी जान लेते हैं, न्यूज में क्यों था थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं आपका। ठीक है, अब क्या है आपका, इसरो के द्वारा, समझो इसरो के द्वारा, समझो एक मिशन लॉन्च किया जाने वाला है, गगनयान, गगनयान समझो, गगनयान मिशन समझो हम लॉन्च करने वाले हैं, मानव को हम स्पेस में लेके जाने वाले हैं। इस गगनयान के लिए एक अंतरिक्ष स्टेशन, एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात हो रही है, कहां पर? आपका किलिंग आइलैंड पे। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ इस पे क्या किया? डील किया है। इस आधार पे देखें क्वेश्चन नंबर 81, इस आधार पे देखें आपका, तो प्रशांत महासागर गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 82, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य रूस की मुख्य भूमि को क्रीमिया से अलग करता है? स्ट्रेट की बातें कर रहा है, इसकी बातें कर रहा है, स्ट्रेट की बातें कर रहा है। तो आपके रूस और क्रीमिया की बातें करो, यहां पे आपका कर्च आएगा, या किर्च बोलते हैं, कर्च या किर्च जल संधि, किर्च स्ट्रेट की बातें करते तो आंसर हो जाएगा बी, सिंपल है आपका, आंसर हो जाएगा बी। 83 की बातें करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर प्रवाहित, ध्यान सुनिएगा, सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब से होकर प्रवाहित होती। बताओ, यानी कि जम्मू पंजाब नहीं, यहाँ पे लद्दाख होना चाहिए, पंजाब नहीं, यहां पर लद्दाख होना चाहिए, लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है। पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पे सिंधु नदी नहीं थी, वहां पे सरस्वती नहीं थी, समझो आपका। आगे बढ़ते हैं, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 83 का समझो आपका, चिनाब
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चिनाब का निर्माण दो धाराओं चंद्र और भागा से होता है, जो हिमालय प्रदेश में केलोंग के पास तांदी नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, अगर हम चिनाव की बातें करते हैं, ठीक है, चिनाव की बातें करते तो ऐसे समझो, समझो यहां से आती एक नदी चंद्र और यहां से एक नदी आती भागा, दोनों नदियां आपस में मिलती, फिर ये ऐसे आगे बढ़ती है, फिर ये आगे बढ़ती है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं, इसलिए कुछ रीजन में इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। इस आधार पे ये भी सही होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र के पास स्थित स्थान समुद्र और स्थल की हवाओं के प्रभाव में होते हैं, तो तापमान को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल सही है आपका। 84 की बातें करें, सागर के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं, महाद्वीप जो होते हैं, उस पे सागरी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। सागर में जो जल है ना तो तेजी से गर्म होता है ना तेजी से ठंडा होता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। इसके कारण क्या होता है, तटीय क्षेत्रों का तापमान ना तो ज्यादा होता है और ना ही तटीय क्षेत्रों का तापमान कम होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्थल की तुलना में समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 85 की तरफ भागते हैं हम। 85 कह रहा है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों से होकर गुजरने वाली भूकंपी तरंगों को देखकर पृथ्वी की संरचना को समझा जा सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑब्जर्विंग द पैसेज ऑफ अर्थक्वेक वेव थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द दिस इज बिकॉज। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि कुछ प्रकार की जो तरंगे हैं, कुछ तरंगे जो है वो द्रव से होकर आपको गति नहीं कर सकती। जैसे एस तरंगे, तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगे पी, एस और एल। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पी और एस चलती हैं। एस तरंगे द्रव माध्यम से गति नहीं करती हैं, तो 2900 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर से लेकर के 5400 किलोमीटर तक एस तरंगे दिखाई नहीं देती हैं। तो पता चलता है ये क्या है, द्रव है, लिक्विड है आपका, द्रव है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका। दूसरा, सभी भूकंपी तरंगे पी तरंगे या एस तरंगे ऊपरी केंद्र पर स्थित भूकंप माप पे दर्ज गलत है। ठीक है, जो हमारा सिस्मोग्राफ है, जो हमारा भूकंप केंद्र है, जो हमारा भूकंप केंद्र है, जो हमारा एपी सेंटर है, इस एपी सेंटर पर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ सिस्मिक वेव, रिकॉर्ड ऑफ सिस्मिक वेव। भूकंपी तरंगों को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं आपका, चाहे वो पी तरंग हो, चाहे वो एस तरंग हो, चाहे वो एल तरंग, तीनों प्रकार के तरंगों को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 86। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जरा सा, देखिए तो ये वाला जो रीजन है ये है पनामा, ये है पनामा कैनाल, जो कि आर्टिफिशियल कैनाल है। आर्टिफिशियल कैनाल है, माना जाता है कि इसे 1914 में आपका खोला गया, बनाया गया। ठीक है, इधर आपको अटलांटिक मिलेगा, इधर आपको अटलांटिक मिलेगा और इधर आपको पैसिफिक मिलेगा, यहाँ पे पैसिफिक मिलेगा। ये जो पनामा कैनाल है, यहाँ पे एक शहर बैठा हुआ है, यहाँ पर पनामा सिटी बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली एक कृत्रिम नहर, लो भाई, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बाब और मानदेव जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर क्षेत्र में पनामा नहर की, गलत, ये भी गलत है। ठीक है, बाब अल मानदेव ये कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ हिंद महासागर की तरफ बैठा हुआ है, इंडियन ओशन की तरफ बैठा हुआ है। ठीक है, बाब अल मानदेव जो है आपका रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है। दोनों गलत हो गए, आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं 87। निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। पटकाई बूम, नागा, मणिपुर, मिजो, कौन सी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है। 87, कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है, इस सारी की सारी पूर्वांचल हिल्स का हिस्सा है, इस सारी की सारी पूर्वांचल हिल्स का हिस्सा है, हिस्सा है समझो आपका। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स का हिस्सा, इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां शामिल की जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 88, पश्चिमी और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार जरा। ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। ये जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट कटा फटा है, कटा फटा है। पूर्वी घाट की औसत जो ऊंचाई है वो 900 मीटर के आसपास है। पश्चिमी जो घाट है आपका ये लगातार है, तुलना में, तुलनात्मक रूप में, तुलनात्मक रूप में इसकी ऊंचाई ज्यादा है, लगभग आपका 900 से लेकर 1500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई क्या है आपका ज्यादा है। ठीक है, ऊंचाई ज्यादा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपका। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है। बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है पूर्वी घाट से क्या है, अधिक है। बिल्कुल सही है। देखिए पूर्वी घाट का जो विस्तार है, उत्तर में महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में आपका नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो आपका उत्तर में, समझो आपका उत्तर में महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक बैठा हुआ। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, घटती जाती है। अब सोचो डिस्कस करें आपका, देखेंगे तो ये जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं, ध्यान सुनना, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं जिसमें आपका अनाईमुदी है, दोदा बेटा है, जैसे अनाईमुदी है, डोडा बेटा है। ठीक है, ये दक्षिण में बैठी हुई है, ये दक्षिण में उपस्थित है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई घटती नहीं बढ़ती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 88 का क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। 88 का आंसर हो जाएगा बी। 89, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करने वाली कौन सी चट्टान प्रणाली है। अगर हम इसकी बातें करें, पुरानी क्रिस्टलीय चट्टानें, देखो देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन चट्टानें हैं, आर्कियन चट्टानें हैं, कुडप्पा भी है यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ आर्कियन चट्टानें, कुडप्पा है, धारवाड़ भी यहाँ पर मिलेगा, धारवाड़ भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम आपको आर्कियन मिलेगा, मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा, आर्कियन आपको मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम आर्कियन मिलेगा। और ये जो आर्कियन क्या है, ये आग्नेय है। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय भी होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं। हम और आप जानते हैं कि जो आर्कियन चट्टानें हैं, आर्कियन जो चट्टानें हैं, आर्कियन जो कि दक्षिण भारत में सबसे मैक्सिमम है, ये सबसे पुरानी है। ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम में सबसे पुरानी चट्टानें हैं। क्योंकि सबसे पुरानी है तो समय के साथ इनका ट्रांसफॉर्मेशन है, आपका रूपांतरण भी हुआ है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 90, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम ब्रह्मपुत्र की बातें करें तो ब्रह्मपुत्र आपका ऐसे आती है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का आपका सोर्स है, तिब्बत का रीजन है, ब्रह्मपुत्र का सोर्स है, तिब्बत का रीजन है। और ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिहांग दर्रा है, दिहांग पास है, दिहांग दर्रा है। ठीक है, अब दिहांग दर्रा है, कह रहा है कि इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चिम्मा युंग डुंग ग्लेशियर, चिम्मा युंग डुंग ग्लेशियर से है। बिल्कुल ठीक है, कैलाश के रीजन में, हिमालय के पास, कैलाश के रीजन में, समझो तिब्बत के रीजन में मानसरोवर झील के पास। इसके बाएं किनारे की सहायक नदी सुबनसिरी एक पूर्वगामी नदी, पूर्वगामी नदी नहीं है लिखा हुआ है, पूर्वगामी नदी समझो आपका नदी नहीं है। देखो सुबनसिरी जो है ना, सुबनसिरी जो है आपका वो राइट हैंड साइड की सहायक नदी है। ठीक है, सुबनसिरी जो है आपका वो राइट हैंड साइड की सहायक नदी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो सुबनसिरी राइट हैंड साइड की सहायक नदी है, तो ये गलत हो जाएगा, दो तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मार्ग परिवर्तन और तट के कटाव हेतु प्रसिद्ध, ये भी सही है, इसलिए आपका असम वाले रीजन में बार बार बाढ़ आती है। ठीक है, एक और तीन आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91,
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो हमसे पूछ रहा है पेनिनसुलर ड्रेन की बातें कर रहा है। समझो पेनिनसुलर जो ड्रेन है ये अपने ओल्ड फेज में है, ये ओल्ड फेज में है, पुरानी है आपकी, ये समझो पुरानी है, याद रखना आपका, ठीक है, पुरानी है। अब ये दो चीजें होती हैं, एक पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ जो नदियां बहती हैं वो एस्चुरी बना देती हैं, और एक पूरब की तरफ बहती हैं, और पूरब की तरफ बहने वाली नदियां डेल्टा बना देती हैं। पूरब की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं वो क्या बना देती हैं, डेल्टा बना देती हैं। इस आधार पे देखें तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट यह हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसमें चौड़ी बृहद पैमाने पर अपरदित उत्तरी घाटियां, ये भी सही है। नर्मदा और तापी नदियों में जलोढ़ और डेल्टा निक्षेपों की कमी, बिल्कुल ठीक। नर्मदा और तापी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी छोर, शिवालिक हिमालय हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है। देखिए ये ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो पहला स्टेटमेंट जो सही है, बृहत हिमालय के बलन सममित बलन है, सिमेट्रिक। समझो सिमेट्रिकल फोल्ड, सिमेट्रिकल फोल्ड का मतलब होता है जब बलन की दोनों भुजाएं सेम कोण पर झुकी हुई हो, बलन की दोनों भुजाएं जब एक ही एंगल पे झुकी हुई हो, सेम कोण पे झुकी हुई हो, तो उसे कहा जाता है सिमेट्रिक फोल्ड कहा जाता है, सममित बलन कहा जाता है। आ रही इतनी बात समझ में। अब देखो क्या है, हमें हिमालय की बातें करने वाले हैं। हिमालय की बातें अगर करेंगे आपका, तो हिमालय के जो बलन है आपका वो सममित नहीं है। हिमालय के पूर्वी भाग में, हिमालय के पूर्वी भाग में समझो आपका फोर्स ज्यादा स्ट्रांग था, और पश्चिमी भाग में फोर्स कम स्ट्रांग था। तो पूर्वी भाग ज्यादा झुकेगा, पश्चिमी भाग कम झुकेगा, ऐसे बलन को कहा जाता असममित बलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाता है, एसिमेट्रिकल फोल्ड कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा ए, 92। 92 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। 93 की तरफ चलते, कह रहा कि भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखो पश्चिमी आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये देखो ऐसे पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पूरा का पूरा रीजन आपका, ये पूरा का पूरा रीजन पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ये वाला हिस्सा गुजरात का मैदान है, प्लेन ऑफ गुजरात या गुजरात का मैदान, जिसे कच्छ और काठियावाड़ में बांट दोगे आपका। उसके नीचे जब जाओगे, उसके नीचे जब जाओगे तो महाराष्ट्र वाला प्लेन आएगा, महाराष्ट्र का प्लेन आएगा, फिर कर्नाटक और फिर केरल का प्लेन आएगा। तो कर्नाटक और केरल वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मालाबार, मालाबार। मालाबार के ऊपर आपको मिलेगा, समझो मालाबार कोस्ट है, मालाबार के ऊपर कन्नड़ मिलेगा, ठीक है, कन्नड़ के ऊपर आपको कोंकण मिलेगा, कोंकण के ऊपर कच्छ आपका काठियावाड़, काठियावाड़ के ऊपर कच्छ मिलेगा। अब अरेंज करो जरा, तो क्या बोला हुआ, तट का उत्तरी हिस्सा कन्नड़ का मैदान, तट का उत्तरी हिस्सा भाई कन्नड़ का मैदान नहीं है, गुजरात का, ये गुजरात का मैदान है, कच्छ और काठियावाड़ का मैदान है। तट का मध्य भाग, तट का मध्य भाग कोंकण का हिस्सा, कोंकण का मतलब महाराष्ट्र वाला भाग, याद रखना कोंकण का जो मतलब हुआ वो होता है आपका महाराष्ट्र वाला भाग। अगर हम देखें ये बिल्कुल हमें यह सही लग रहा है। तट का दक्षिणी भाग मालाबार है, तट का दक्षिणी भाग समझो मालाबार है, तो दक्षिणी भाग जो मालाबार है ये भी ठीक है, ठीक है। दक्षिणी भाग आपका मालाबार का कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। देखो कोंकण जो है मध्य का भाग है, लेकिन कोंकण के साथ साथ अगर हम देखें कन्नड़, कोंकण के साथ साथ कन्नड़ भी मध्य का भाग है, तो यहाँ पे कोंकण और कन्नड़ दोनों होना चाहिए। इस हिसाब से बी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल कोंकण लिखा हुआ है, कोंकण और कन्नड़ दोनों होना चाहिए, ये दोनों बीच के भाग है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, दक्षिण का भाग तो क्या है आपका मालाबार,
आंसर हो जाएगा आपका केवल 3, ए हो जाएगा। 94 की तरफ चलते हैं। मृदा अपरदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की हमसे बातें पूछी जा रही है। आपका कह रहा है कि अवनलिका अपरदन गुली इरोजन आमतौर पर शुष्क और समतल गलत है। अवनलिका अपरदन हम जो क्या कहते हैं आपका रिवर के द्वारा होता है। याद कीजिए क्या कहते हैं, चंबल रिवर, क्लास में आपको पढ़ाया गया है। चंबल रिवर आपका, उसके बाद यमुना रिवर, यमुना रिवर ये क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। ये बीहड़ का निर्माण करती है जो कि अवनलिका अपरदन का उदाहरण है। तो ये कटेगा, ये कटेगा, सी और डी तो अपने आप कट गया। कह रहा है कि परत अपरदन प्राय खड़ी ढलानों पर होता है। कह रहा है कि परतदार जो अपरदन होता है वह खड़ी ढलानों पर, गलत बोल रहा है। देखिए खड़ी जो ढलान होता है वहां पे नदी का वेग ज्यादा होता है, तो वहां पे लंबवत अपरदन होता है। वहां पर लंबवत अपरदन होता है, वहां पर हो जाएगा आपका लंबवत अपरदन। इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको कह रहा है गहरी अवनलिका या गढ़ से प्रभावित क्षेत्र को उत्खात भूमि, आपका इसी उत्खात भूमि को बीहड़ कहा जाता है। यही है बीहड़, तो आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो गया बी। 95 कह रहा कि मेघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे क्लाउड के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लाउड के बारे में। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि पच्छाद मेघों का निर्माण अत्यधिक ऊंचाई पर होता है। बिल्कुल ठीक है, पच्छाद का मतलब होता है आपका अत्यधिक ऊंचाई वाले बादल। समझो, अत्यधिक ऊंचाई पे बादल जो आपके समझो आपके 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कपासी मेघ सपाट आधार, समझो कपासी, कपास का मतलब समझो आपका कपास रुआ होता है। समझो, जैसे क्या कहते हैं रुआ होता है, फैला हुआ दिखाई देता है, वैसे ही समझो ये बादल भी फैले हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही ये बादल फैले हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरा भी सही है। स्तरीय में काले बादल या भूरे रंग के होते हैं और इसका निर्माण मध्य स्तर या सतह के अत्यंत निकट होता है। समझो, गलत है। ठीक है, ये क्या है आपका, गलत है। स्तरीय जो बादल होते हैं, समझो स्तरीय जो बादल होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं होते और सतह के समीप भी नहीं होते। ध्यान समझो, आपका स्तरीय बादल बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। ध्यान सुनना, स्तरीय जो बादल होते हैं बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं, दूर तक ये फैले हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस आधार पे अगर देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। 95 से आगे बढ़ते हैं, 96 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक कारण है। तटवर्ती व्यापारिक पवनों की मौजूदगी, आंतरिक महाद्वीप की अवस्थिति, पर्वतों के पवन की दिशा वाले भाग पर वृष्टि छाया क्षेत्र की उपस्थिति। ध्यान सुनिएगा, उपस्थिति। ठीक है, कह रहा है कि तटवर्ती व्यापारिक पवनों की मौजूदगी, गलत है। व्यापारिक पवनें अगर तटवर्ती क्षेत्रों में रहेंगी तो वर्षा कराएंगी। पश्चिम की तरफ जब जाती हैं तो वर्षा कम कराती है। पश्चिम की तरफ जब जाएंगी तो वर्षा क्या कराएंगी, आपका कम करा देंगी। तो ये कटेगा और ये कटेगा। कह रहा है आपका वृष्टि छाया प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। आप चले जाइए, आपका जो पेटागोनिया का मरुस्थल है वो एंडीज का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो ये तो 3 तो सही है, 2 की बातें हैं। आंतरिक महाद्वीप की उपस्थिति, ये भी सही है। महाद्वीप के समझो आपका जब अंदर होंगे, पश्चिम की तरफ होंगे, महाद्वीप के जब अंदर होंगे, पश्चिम की तरफ होंगे, तो वहां पे व्यापारिक पवनें जब पहुंचेंगी तो वर्षा कम कराएंगी। पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनें वर्षा ज्यादा कराती है। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 97 निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित है। ठीक है, पर्णपाती वनों से संबंधित साल है, नीम है, पीपल और शीशम। देखो पर्णपाती का मतलब हुआ, पर्णपाती का मतलब हुआ वैसे वृक्ष जो किसी विशेष मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इसमें से बताओ कौन कौन सा पत्ती गिराता है, साल भी गिराता है, नीम भी गिराता है, शीशम तो गिराता ही गिराता है। पीपल के नीचे अगर बैठे होगे तो तुम लोगों ने देखा होगा पीपल भी क्या करता है, आपका पत्तियों को गिरा देता है। आंसर हो जाएगा डी। 98 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि मैंग्रोव वन केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों में पाए जाते हैं। सही है। समझो, मैंग्रोव जो वन होते हैं आपका केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं।
रियलिटी ये जानो कि मैंग्रोव गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या कि मैंग्रोव वन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल में है, अंडमान निकोबार द्वीप में है, डेल्टाई प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सुंदरवन का नाम सुंदरी वृक्ष की एक प्रसिद्ध आपको प्रजाति, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ था सुंदरवन का डेल्टा और मैंने बताया था यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। 98 के बाद 99, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। करेवा, बरखान और बुग्याल। उम्मीद है आपको याद होगा। करेवा, करेवा कहाँ पाया जाता है? जवाब दूसरा सा करेवा, करेवा कहाँ पाया जाएगा आपका? करेवा कश्मीर में पाया जाता है, कोई डाउट नहीं इसमें। करेवा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समझो बुग्याल। ठीक है, बुग्याल और पेयार याद रखो। बुग्याल और पेयार ये कहां पर है? उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। बुग्याल और पेयार ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और उत्तराखंड में कहां पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में घास के मैदान है, उत्तराखंड में ये घास के मैदान है, याद रखना। उत्तराखंड में घास के मैदान है आपका, तो गलत है आपका। बरखान, बरखान का मतलब मरुस्थल, बरखान का मतलब मरुस्थल होता है। 2 और 3 गलत है, आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। अगला, अपवाह प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप में सहायक नदियां लगभग समकोण पर मुख्य धारा से मिलती, गलत है। समकोण पे जहां पे मिलती हैं समझो वृक्षाकार नहीं होता है, वो आयताकार हो सकता है, याद रखना, वो आयताकार हो सकता है, पहला गलत है। केंद्रीय उत्थान और बाहर की ओर बहने वाली नदियां धाराओं को अरिप्रति, बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर उठा हुआ है, ऐसे नदी बहती है, ऐसे चारों तरफ नदी बहती है, तो इसे कहा जाता है अरिप्रति, रेडियल कहा जाता है, इसे रेडियल कहा जाता है, या इसे अपकेंद्रीय कहा जाता है। रेडियल, ये अपकेंद्री कहा जाता है, इसे सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। दूसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना।